हम पुस्तक क्यों पढ़ें? माननीय श्री नंद कुमार आईएएस, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन रायपुर के पास नरदहा गांव में हुआ, इन्होंने मुख्य रूप से जो पुस्तक लिखी है, हम पुस्तक क्यों पढ़ें, नकल मारना खुद को धोखा देना है, पप्पू पास हो गया जैसे बहुत ही सारगर्भिक पुस्तक इन्होंने लिखी है। इन्हीं के लिखी हुई पुस्तक हम पुस्तक क्यों पढ़ें मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक बहुत ही सारगर्भिक और हम लोगों के लिए जो आज के व्यस्ततम जीवन में मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, पुस्तकों की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं हम पुस्तक क्यों पढ़ें। पुस्तक पढ़ने के फायदों के बारे में बताने से पहले हम क्यों नहीं पढ़ते इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते? जो लोग स्कूलों में पढ़ाई नहीं किए हैं वे पढ़ना नहीं जानते, इसीलिए पुस्तक नहीं पढ़ते। परंतु जिनको पढ़ना आता है वे भी जब पुस्तक नहीं पढ़ते तो हम कह सकते हैं कि ऐसे साक्षर और निरक्षर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तब प्रश्न यह उठता है कि साक्षर लोग भी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ते? इसके लिए कुछ हद तक आज की शिक्षा प्रणाली दोषी है। शालाओं में पढ़ाने का तरीका इतना बोझिल है कि परीक्षा पास करने के लिए मजबूरी में लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना एक बोझिल एवं उबायु कार्य समझा जाता है। परीक्षा पास करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, तब शब्दों, वाक्यों, तथ्यों और कई बार पैराग्राफ को याद करना हमारा उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य से की गई पढ़ाई कष्टदायक होती है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग परीक्षा के अलावा कभी गंभीरता से पढ़ाई नहीं करते। इसीलिए कुछ भी याद न करने की मजबूरी न हो तो पढ़ना कैसा लगता है यह उन्हें मालूम ही नहीं होता। पढ़ाई न करने का दूसरा कारण आत्मबल की कमी होना है। सर्टिफिकेट एवं डिग्री लेने के बाहरी दबाव के कारण लोग स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई कर लेते हैं, परंतु इस प्रकार की बाहरी आवश्यकता के हटते ही वे पढ़ना बंद कर देते हैं। वे अपने दिमाग को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आश्चर्य नहीं कि हमारे देश में अधिकांश साक्षर लोगों के हाव भाव, आचार व्यवहार अनपढ़ों जैसे है। अनपढ़ों और पढ़े लिखे लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि पढ़े लिखे लोग फुल पैंट डालकर पान ठेलों में गप्पे मारते हैं। उन्हें खेती बाड़ी का काम करना नहीं आता, आता भी है तो उन्हें शर्म आती है। बहुत से माता पिता बच्चों को स्कूल न भेजने का कारण भी यही बताते हैं। समाज में ऐसा ही माहौल है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगी तो सारी पढ़ाई व्यर्थ चली जाती है। लोगों के न पढ़ने लिखने का एक और कारण है अच्छी पुस्तकों का उपलब्ध न होना। उन्हें सरल भाषा में लिखी हुई काम की पुस्तकें नहीं मिलती। गांवों, कस्बों और शहरों में पुस्तकालय, वाचनालय का अभाव भी एक कारण है। वाचनालय हो भी तो उसमें कम पढ़े लिखे लोगों के लिए छोटी छोटी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। अधिकांश पुस्तकालयों में केवल ज्ञानियों के लिए पुस्तकें होती है। अधिकतर लेखक भी स्वयं के आनंद के लिए पुस्तकें लिखते हैं, अतः इस वाचक वर्ग के लिए बहुत कम पुस्तकें उपलब्ध होती है। कोई खरीदना भी चाहे तो बाजार में भी सुंदर और सस्ती पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। पढ़ाई क्यों करें? आप किसी भी धर्म को मानते हो, सभी धर्मों का सार यह है कि हर एक व्यक्ति भगवान के स्तर को छू सकता है। यदि ऐसा है तो हमारे समाज में इतने गरीब और दुखी लोग क्यों हैं? इसका मुख्य कारण है कि लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। शक्ति पहचानने का पहला कदम होगा नए नए अच्छे अच्छे विचारों से मुलाकात। ये अच्छे विचार महापुरुष, महान नेता, विद्वान एवं ज्ञानी लोगों से मिलते हैं। ऐसे महान लोगों से मिलने के लिए हमारे पास समय और धन नहीं रहता। हम अपनी दिनचर्या में ही सारा समय खर्च कर देते हैं। हमारे समाज के अधिकतर लोगों को रोजी रोटी का जुगाड़ करने से ही समय नहीं मिल पाता। समय नहीं निकाल पाने के कारण यह भी है कि हमने अपने बेहतर भविष्य की कल्पना और कामना भी नहीं की है। हमारे मन में आत्मविश्वास भी पैदा नहीं हुआ है कि आज से हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, हम अधिक रुपया पैसा कमा सकते हैं, आज से बेहतर एवं बड़ा मकान बना सकते हैं,
अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा पानी पी सकते हैं, मीठे शब्द बोल सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, परिवार में बिना झगड़े रह सकते हैं, आने वाली अड़चनों का हल खोज सकते हैं। ये सब विचार हमारे मन में नहीं आते। क्यों नहीं आते ये विचार? हम में आत्मविश्वास कम क्यों है? जो जीवन हम जी रहे हैं वह हमें अच्छा लगता है क्या? यदि नहीं, तो उसमें कौन से सुधार लाने की आवश्यकता है? क्या हम ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे? इन सब प्रश्नों के उत्तर पुस्तक पढ़ने से मिल सकते हैं। यदि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो पुस्तक पढ़िए। शरीर को कैसे चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, यह जानना है तो पुस्तक पढ़िए। अपनी बुद्धि के विकास के लिए पुस्तक पढ़िए। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तक पढ़िए। कुछ नया काम सीखना चाहते हैं तो पुस्तक पढ़िए। अधिक धन कमाई के लिए पुस्तक पढ़िए। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तक पढ़िए। हमें पता है कि हजारों वर्ष पहले मानव जंगलों में नंगे रहते थे, पेड़ों के फल खाते थे, फूल खाते थे, पत्तियां खाते थे, टहनियां खाते थे, जड़ खाते थे, पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। यह हाल सभी लोगों का था। तब आज के अमीर लोग अमीर कैसे बने, यह जानना है तो पुस्तक पढ़ें। बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर के बच्चे अमीर होते हैं। यह बहुत हद तक सही है, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। सभी अमीर लोगों के पूर्वज कभी न कभी गरीब थे। गरीब लोग अमीर कैसे बनते हैं, यह जानना है तो पुस्तक पढ़ें। आपके गांव में भी कुछ लोग पहले गरीब थे, परंतु वे अच्छा जीवन जी रहे हैं। यह कैसे हुआ, जानना है तो पुस्तक पढ़ें। मनुष्य में कौन से गुण होते हैं जो उन्हें प्रगति की ओर ले जाते हैं? क्या ये गुण आप में है? यदि नहीं, तो ये गुण कैसे ला सकते हैं, यह जानना है तो पुस्तक पढ़ें। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में नौकर थे, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। यह कैसे हो सकता है, जानना है तो पुस्तक पढ़ें। मदर टेरेसा ने क्या किया? उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? उनमें कौन सी शक्तियां थी, यह जानना है तो पुस्तक पढ़ें। गुजरात में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे महात्मा कैसे बने, जानना है तो पुस्तक पढ़ें। महात्मा गांधी में सैकड़ों अच्छे गुण थे। हम में कुछ तो अच्छे गुण होंगे। हम में और अच्छे गुण लाना हो तो क्या करें, जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। हम बहुत अमीर नहीं हैं, तब भी हम बहुत सी चीजें बिना कारण के बर्बाद करते हैं। इसीलिए हम गरीब रहते हैं। हम अमीर नहीं बन सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते, हमारा विकास नहीं होता। हम क्या क्या बर्बाद करते हैं, जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। क्या मैं गरीब हूं? यदि हाँ, तो क्या मुझे यह पता है कि शराब पीने के बदले घर में खाना बेहतर है? चाय पीने से अच्छा रोटी भात खाना? बच्चों की पढ़ाई पर लगने वाले पैसे को खर्च नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? उसे निवेश कहते हैं। खर्च और निवेश में क्या अंतर है? जिस चीज में पैसा जाने के बाद वापस नहीं आता उसे खर्च कहते हैं। जिसमें पैसा बढ़कर वापस होता हो तो उसे निवेश कहते हैं। खाने पर पैसा खर्च होता है, बैंक में पैसा निवेश करते हैं क्योंकि वह ब्याज के साथ वापस आता है। गरीब परिवार भी महीने में रुपए 300 के लगभग पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इत्यादि खर्च कर देता है। यह खर्च बच्चों के पुस्तकों, फीस, गणवेश पर करना अधिक फायदेमंद है। क्या आप पानी बर्बाद करते हैं? क्या आप समय बर्बाद करते हैं? दुनिया के सबसे होशियार व्यक्ति ने दिमाग का 20% उपयोग किया। क्या आप दुनिया के सबसे होशियार व्यक्ति हैं? यदि नहीं, तो आप अपने दिमाग का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? 1%, 2%, 5%, बाकी 95% किस लिए बचा रखा है? आपके मरने के बाद जलाने के लिए? क्या आप दिमाग बर्बाद करते हैं? बच्चे की अच्छी पढ़ाई नहीं कराई, उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी, उसका भी दिमाग बर्बाद किया, उसका जीवन भी बर्बाद किया। यह क्या किया आपने? बहुत से लोग कहते हैं मैं मेरे बच्चे के साथ कुछ भी करूं, मेरा हक है। तुम मुझे कुछ मत बोलो। आपको अपने बच्चे पर क्या क्या हक है? क्या अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का हक है? शिक्षा नहीं देने से यदि उसकी जिंदगी बर्बाद होती है तो उसे नहीं पढ़ाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या आपको अपने बच्चे को मार डालने का हक है? यह सब जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। क्या आपको पता है पैदा होने वाला हर बच्चा होशियार होता है। बड़े होकर ये बच्चे होशियार नहीं दिखते, क्यों? बच्चे बेवकूफ दिखने लगते हैं।
उन्हें बेवकूफ बनाने में उनके माता पिता कैसी मदद करते हैं, उन्हें आप बेवकूफ कैसे बनाते हैं। आप स्वयं भी तो कभी बच्चे थे, आपकी गिनती बहुत होशियार लोगों में क्यों नहीं होती। जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल है। भारत का औसत 21 क्विंटल है। इंडोनेशिया का 42 क्विंटल है। चीन का 60, जापान का 65, इजराइल और अमेरिका का 70 क्विंटल है। क्या आपको पता था? जानने के लिए पुस्तक पढ़िए। उन्होंने इतना अधिक उत्पादन कैसे किया? जानने के लिए पुस्तक पढ़िए। एक अंधा व्यक्ति बहुत बढ़िया संगीतकार है, उसका नाम रविंद्र जैन है। विकलांग लड़की बहुत अच्छी डांसर है, उसका नाम सुधा चंद्रन है। एक आदमी का दोनों हाथ नहीं है परंतु विद्वान है, वह सलाहकार का काम करता है, उसका दैनिक वेतन ₹7,000 है, उसका नाम समीर घोष है। एक लड़की जो नेत्रहीन थी, उसने दुनिया में बहुत नाम कमाया, उसका नाम हेलन केलर था। एक वैज्ञानिक जो बैठ नहीं सकता, लेटे लेटे ही लिखना, पढ़ना, खाना, सोना सभी काम करता है, उसका नाम स्टीफन हॉकिंग है। आपके दोनों पैर साबुत हैं, दोनों हाथ काम करते हैं, आप अंधे गूंगे बहरे भी नहीं हैं, फिर आपको आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है? जानने के लिए पुस्तक पढ़िए। बहुतों को लगता है कि समाज सेवा केवल पैसे वाले कर सकते हैं। समाज सेवा सभी के बस की बात नहीं है। क्या आपको पता है कि आप भी समाज सेवा कर सकते हैं? बिना पैसा खर्च के समाज सेवा संभव है। वह कैसे? जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना ज्ञान दे सकते हैं, आप अपना श्रमदान दे सकते हैं। केवल यही समाज सेवा नहीं है, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप खुद की गरीबी दूर कर सकते हैं, आप लगन से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। यदि नौकरी में है तो मन लगाकर काम कर सकते हैं। आप उद्योग धंधा कर सकते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये सभी समाज सेवा है। आपके ऐसा करने से सरकार पर काम करने का बोझ कम होता है। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब अमेरिका अमीर देश है। वह अमीर कैसे बना? द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को तहस नहस कर दिया था। फिर महज 40 वर्षों में वह देश फिर से विकसित देश के रूप में कैसे उभरा? 1947 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, तब थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया, ताइवान और चीन, ये सभी देश गरीब से गरीब थे। वे सब अब विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यह कैसे हुआ? जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के बुनकर रोज 5.5 से 6 मीटर कपड़ा बनाते थे। उनकी सोच थी कि इससे अधिक कपड़ा बनाना संभव नहीं है। अब वही बुनकर रोज 8 मीटर से अधिक कपड़ा बनाते हैं। देश के अन्य राज्यों के बुनकर अभी भी रोज 5 मीटर कपड़ा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बुनकरों ने अपनी सोच का दायरा तोड़ा है। पहले पनिका लोग केवल पंछा बनाते थे, बाकी के कपड़ों की बुनाई का कार्य केवल कोष्टा लोग करते थे। अब आदिवासी लोग भी कंबल बना रहे हैं। यह सब संभव हुआ है। आपकी भी प्रगति संभव है। दिमाग का उपयोग करें, शरीर का सही उपयोग करें, संसाधनों को बर्बाद होने से बचाएं। पुस्तक पढ़ें। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, ये सभी अति पिछड़ी जनजातियां हैं। दंतेवाड़ा, सरगुजा, जसपुर, ये सभी छत्तीसगढ़ के नक्सली ग्रस्त पिछड़े जिले हैं। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा लोगों ने पहाड़ों को फोड़ फोड़ कर बिना सरकारी मदद से सड़क बना दी। कोयलारी गांव में 6.5 किलोमीटर सड़क बना दी। सरगुजा जिले के गांव वासियों ने 31 दिसंबर 2006 के दिन एक ही दिन में 1700 किलोमीटर सड़क श्रमदान से बना दी। कोई सरकारी मदद नहीं ली। अति पिछड़ी जनजातियों ने दिखाया है कि ये सक्षम है। दंतेवाड़ा जिले में इस 27,009 साक्षर 5वीं की परीक्षा बैठे बैठे 2007 में उत्तीर्ण की। जसपुर के भी कई ग्रामवासियों ने सड़क बनाई है। नक्सली ग्रस्त और पिछड़े जिले दिखा रहे हैं कि वे प्रगति कर सकते हैं। उनकी प्रगति का तरीका भी अलग हो सकता है। वे अपने सोच का दायरा तोड़ सकते हैं। ये सब कैसे हुआ? जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम क्या मेहनत करते हैं? हम क्या मेहनत करें?
कैसे मेहनत करें, कितनी मेहनत करें, जिससे आज की स्थिति से हम ऊपर उठ सकें, अपनी अशिक्षा दूर कर सकें, अपनी गरीबी दूर कर सकें, अपनी बेकारी दूर कर सकें, इसके लिए पुस्तक पढ़ें। कुछ लोग सोचते हैं गरीबी में पैदा हुए, मेरा बाप भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा परदादा भी गरीब था, मैं भी गरीब रहूंगा, मेरा बच्चा भी गरीब रहेगा, मेरा नाती भी गरीब रहेगा, हम गरीब थे, गरीब रहते आए हैं, गरीब रहेंगे। परंतु महाराष्ट्र के एक गांव में मनोहर जोशी नाम का बच्चा पैदा हुआ। उनका परिवार गरीब था। कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई भी करते रहे। पढ़ाई के बल पर उन्होंने कोहिनूर कोचिंग क्लास खोली, अमीर बने, राजनीति में गए, बाद में वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने। यह सब कैसे हुआ, जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। कोई सोचेगा मनोहर तो जोशी था, ब्राह्मण था, मैं तो दलित परिवार में पैदा हूं, परिवार गरीब भी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सुशील शिंदे पैदा हुए, दलित जाति में, गरीब परिवार में, थोड़ी पढ़ाई की, कोर्ट में चपरासी की नौकरी की और पढ़ाई की, पुलिस सब इंस्पेक्टर बने, राजनीति में गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और ऊर्जा भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। यह सब कैसे हुआ, जानने के लिए पुस्तक पढ़े। कुछ लोग सोचते हैं कुछ लोग अच्छे निकल जाते हैं, वे अपवाद हैं। मैं इतनी तकलीफों में जी रहा हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, यह असंभव है। तो ज्योतिराम की कहानी सुनो। सरगुजा जिले के बिना सड़क वाले गांव में पैदा हुआ, 5वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद आश्रमशाला में गया और पढ़ाई की, फिर बैंक में चपरासी की, नौकरी की। बैंक मैनेजर को देखकर उसे लगा कि वह भी मैनेजर बने, पढ़ाई की, परीक्षा दिया, मैनेजर बना। वो आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में जाता था। उसे अधिकारी बनने की इच्छा हुई, पढ़ाई की, परीक्षा दी, आदिवासी विभाग का अधिकारी भी बना। फिर उसने देखा कि डिप्टी कलेक्टर बड़े होते हैं, पढ़ाई की, परीक्षा दी, फिर डिप्टी कलेक्टर भी बना। आज वह कोरिया जिले में काम करता है, इसके साथ और भी कई बच्चों को देखभाल करता है, उसके शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह सब कैसे संभव हुआ, जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। बाप खुद को बेटे से होशियार समझता है। बेटा 6 साल का है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, आगे भी बढ़ता है, आगे भी पढ़ेगा, शायद कॉलेज भी पढ़ेगा, छोटी मोटी नौकरी भी करेगा या शायद बड़ी नौकरी करेगा, शायद बड़ा व्यापारी बनेगा। वह परिवार की गरीबी की परंपरा को तोड़ देगा। परंतु बाप कहता है वह नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसने 6 साल की उम्र में साला की पढ़ाई नहीं की। अब वह 27 साल का हो गया है, परंतु वह बेटे से होशियार है। बेटा पढ़ सकता है, बाप पढ़ नहीं सकता। बाप बेटे से होशियार है, फिर बाप क्यों नहीं पढ़ सकता, जानने के लिए पुस्तक पढ़ें। जो अनपढ़ हैं वे पढ़ना सीखें। पढ़ना आता है तो 5वीं पास करें, 5वीं पास है तो 8वीं पास करें, 8वीं पास है तो 10वीं पास करें, 10वीं पास है तो 12वीं पास करें, 12वीं पास है तो कॉलेज पास करें, कॉलेज पास है तो नया कुछ सीखें, सीखते रहें, मन भर सीखें, जरूरत के हिसाब से सीखें। मरते समय कैसा लगता है, श्वास कैसे बंद होती है, कितनी घुटन होती है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हम वह अंत में सीखेंगे। सीखते ही हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तब तक सीखना है, सीखते रहना है। इसे ही तो कहते हैं सतत शिक्षा। पुस्तक पढ़ें, पढ़ते रहें। रायपुर के पास एक गांव में एक परिवार रहता है, किसान परिवार। 1975 में अकाल पड़ा, धान कम हुआ, परिवार में सदस्य अधिक थे। बाप ने बच्चों को बुलाकर कहा, ये साल खाए बर नहीं पर ही तैसे लगा थे, काय करो। बड़े बेटे ने दुकान खोलने का सुझाव दिया, दुकान खोली गई। सभी भाई मिलजुल कर दुकान चलाने लगे। रायपुर से सामान लाते, गांव में बेचते। अच्छा विचार था। सामान लाने कोई भी चला जाता, वे साइकिल से जाते थे। वे भाई स्कूल में पढ़ते भी थे। रायपुर जाते समय सब बोर्ड वगैरह भी पढ़ते थे। एक बोर्ड पर लिखा था, आपका भाग्य आपके हाथ में है। एक भाई के दिमाग में यह वाक्य निशाने पर लगा। जब भी रायपुर जाता उस बोर्ड को पढ़ता, सोचता, मनन करता, क्या मेरा भी भाग्य मेरे हाथ में है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। दुकान का काम सरल न था। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, रोज कोई छुट्टी नहीं, रविवार को भी नहीं, टीवी देखने के लिए भी नहीं। घर में पढ़ाई केवल रात में या फिर दुकान में बैठे हुए। स्कूल जाते थे, सभी पढ़ते थे, अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एक तो बहुत बड़ा अधिकारी भी है। चूंकि ये पढ़ते रहे, आप भी पढ़ें, आप भी सोचें, मनन करें। टाटा बिरला का नाम आपने सुना होगा। बिरला ने अपनी एक फैक्ट्री में लिखा है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, नहीं मिलेगा तो बना लूंगा। बिरला भटका नहीं है,
और आप, क्या आप कठिनाई में हैं? क्या आप गरीब हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप अभागे हैं? तो जाइए खोजिए रास्ता, और नहीं मिला तो बना लीजिए। कैसे करेंगे? कहाँ से आएगा विचार? कहाँ से आएगी जानकारी? पुस्तकों से। पुस्तकें पढ़ें, पढ़ते रहें, हमेशा नए विचार खोजें। पुस्तकें ये दे सकती हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन गरीब परिवार से थे। लगभग 100 साल बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, परंतु उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी पढ़ी, वह भी राष्ट्रपति बने। आप भी जीवनी पढ़िए, महान लोगों के बारे में पढ़िए, उद्योगपतियों के बारे में पढ़िए, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, एयरटेल के बारे में पढ़िए। पान पराग का विचार गर्मी में नीम के पेड़ के नीचे लेटे हुए कोठारी को आया। वह गरीब आदमी था, आज उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। निरमा वाले करशन पटेल साइकिल पर साबुन का पाउडर बेचते थे, उनका धंधा भी अब हजारों करोड़ का है। इन्फोसिस खोलने के लिए नारायण मूर्ति ने बीबी के गहने बेचे, 10,000 रुपए से कंपनी शुरू की, आज यह कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की है। नारायण मूर्ति का ड्राइवर और लिफ्ट चलाने वाले भी करोड़पति हैं। वे सभी नए विचारों से होते हैं। आप भी कर सकते हैं। पुस्तक पढ़ें। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें एक जवान की कहानी है। परिवार में उसके अलावा कोई नहीं, घर बार नहीं, परंतु एक साधु को उसने कहते हुए सुना था, यदि तुम वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें वह पूरा करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड षड्यंत्र रचेगा। वह जवान उस वाक्य पर विश्वास करता है, वह कर्मठ है, काम करता है, धन कमाता है, लूट जाता है, परंतु इस वाक्य के कारण वह हार नहीं मानता। फिर धन कमाता है, फिर ऐसा कुछ होता है कि बर्बाद हो जाता है, परंतु उसे उस इस वाक्य पर विश्वास है, वह फिर कमाता है। उसके साथ ऐसा कुछ बार, कई बार होता है, अंत में वह राजा बनता है। आप भी ऐसे वाक्य खोजें, ऐसे वाक्य को आपका जीवन बदल दे, उस पर विश्वास करें, पुस्तक पढ़ें। आपको यह तो पता चला होगा, हमारा दिमाग हमारे हाथ को काम करने के लिए कहता है। हमारा पूरा शरीर दिमाग के आदेशों पर चलता है। और दिमाग किसके आदेशों पर चलता है? मन। क्या मन शरीर का भाग है? क्या मृत शरीर में मन रहता है? नहीं। तो मन शरीर का भाग नहीं है। मन किसके लिए काम करता है? शरीर के लिए। फिर आत्मा क्या है? क्या मन आत्मा के लिए भी काम करता है? क्या शरीर भी आत्मा के लिए काम करती है? यदि हाँ, तो आत्मा को क्या चाहिए? मोक्ष। मोक्ष क्या है? जब आत्मा के सारे अवगुण और दुर्गुण दूर हो जाते हैं तो उसे मोक्ष मिलना कहते हैं। क्या आप में आत्मा है? क्या आपकी आत्मा को मोक्ष चाहिए? इसके लिए अपने में सद्गुण लाना होगा। अपने शरीर का उपयोग सद्गुणों के लिए करना होगा। आपको पता है, आप शरीर नहीं है, शरीर आपकी गाड़ी है। इसका उपयोग सद्गुणों की कमाई के लिए करना है। कैसे करेंगे? यह सब कहाँ से सीखेंगे? सद्गुणों की कमाई करना पुस्तकों से, उनमें सब कुछ लिखा है। पुस्तक पढ़ें। आदरणीय श्री नंद कुमार जी के रचित पुस्तक हम पुस्तक क्यों पढ़ें से ये लिया गया है। आप सभी इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप सभी से निवेदन होगा, कुछ समय निकाल कर पुस्तक पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, पुस्तक पढ़ें। धन्यवाद।